अमेरिका में आज भी काफ़ी सारी ऐसी जगह मौजूद हैं जिन्हें वहाँ पर जाकर लोग समझ नहीं पाते कि इन्हें हम हॉन्टेड जगह कहें, पैरानॉर्मल घटनाएं यहाँ पर घटती हैं या फिर कोई क्रिएचर यहाँ पर ऐसा रहता है जो कि नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जो लोग वहाँ पर जाते हैं या तो वापस ही नहीं आते क्योंकि वो पूरे तरीके से गायब हो जाते हैं, किसी को भी कोई अता पता नहीं रहता कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ, या फिर उन्हें लोग बाद में ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी कुछ ऐसी हालत में होती है जिससे आदमी अंदाजा ही नहीं लगा पाता कि आखिरकार इनके साथ हुआ क्या होगा। और बिल्कुल ऐसी ही एक जगह के बारे में आज हम लोग बात भी करने वाले हैं जहां पर काफी सारे लोग गए, काफी सारे जाकर लोग गायब हो गए और काफी सारे ऐसे भी मौजूद थे जिनकी डेड बॉडी वहां से मिली। और गिने चुने लोग ऐसे भी सामने आए जो कि अपने साथ पूरे सबूत वगैरह लेकर आए थे। और ये जगह है अमेरिका के ग्लेस्टनबेरी पर्वत के पास मौजूद वेस्ट टाउनशिप गांव, जहां पर एक टाइम में काफी सारे लोगों को बसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन धीरे धीरे कर वो पूरा का पूरा गांव ही गायब हो गया। टाइम 19वीं शताब्दी की शुरुआत का था जब एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाला अपने साथ अपने सारे के सारे पैसेंजर को लेकर इस जगह से गुजरने लगता है। अब रात का टाइम हो चुका था। घोड़ा गाड़ी चलाने वाले ने ये बात सोची थी कि अगर वो रात रात में इस गांव को, इस पर्वत को अगर पार कर लेता है तो सुबह तक वो वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर कि वो जाना चाहते हैं। और इसी बात को सोचकर वो रात के टाइम इधर से निकलने लगता है। आज से पहले उसने इस गाँव के बारे में और इस जगह के बारे में काफी कुछ सुना था कि यहाँ पर आने वाले लोग गायब हो जाते हैं और उसके बाद में अगर इनकी बॉडी भी मिलती है तो उनकी भी काफी ज्यादा बुरी हालत होती है। लेकिन वो इन सारी चीजों को नहीं मानता और यही बात सोचता है कि रात रात में मैं इस पर्वत को पार कर लूंगा और सुबह तक हम लोग पहुंच जाएंगे। यही बात सोचकर वो वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन जब वो उस पर्वत के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुके थे तो वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो लगता है कल बारिश हुई थी, जिसके कारण पूरा का पूरा रास्ता गीला हो चुका है। उस टाइम इतनी सड़कें वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, तो वो अपनी लालटेन लेकर गाड़ी से नीचे उतरता है और आगे जाकर रास्ते का मुआयना करने लगता है कि आगे का रास्ता सेफ है या नहीं। लेकिन इसी बीच लालटेन की रोशनी में उसे नीचे दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर बड़े बड़े पांव छपे हुए हैं, क्योंकि बारिश हुई थी और उसके कारण यहाँ से जो कोई भी गुजरा था उसके पांव के निशान यहीं पर छप चुके थे और ये पांव के निशान काफी ज्यादा बड़े थे। वो इस चीज को देखकर थोड़ा घबराने लगा कि इतने बड़े पांव आखिरकार किस जानवर के होंगे, और यही बात सोचकर वो वापस आ जाता है। उसने सोच लिया था कि अगर वो टाइम से यहाँ से नहीं निकलता है तो ये बड़े बड़े पांव वाला जानवर हो सकता है उनके ऊपर आकर हमला कर दे और आज तक जितनी भी उसने कहानियां सुनी है उनमें वो भी शामिल हो जाए। और इसी बात को सोचकर वो अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे आया तो वहां पर आकर उसके घोड़े बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। वो आगे जाने से बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। उन्होंने इनकार वगैरह तो नहीं किया, बस वो वहीं पर खड़े होकर हिनहिना रहे थे। उसका मालिक लगातार उन्हें चाबुक मार रहा था, लेकिन घोड़े थे कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घोड़े अब काफी ज्यादा शोर करने लगते हैं तो पीछे बैठे पैसेंजर ये देखने लगते हैं कि आखिरकार घोड़ों को ऐसा क्या हुआ कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है और इनका मालिक लगातार उसे मारता जा रहा है। और इसी चीज को जब वो लोग देख रहे थे तो उन्होंने एक ऐसी चीज और भी देखी जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसी टाइम जंगल की उसी तरफ से जिस तरफ वो लोग जा रहे थे दहाड़ने की आवाज आती है। जैसे ही दहाड़ने की आवाज आई सारे पैसेंजर गाड़ी से अपनी मुंडी बाहर निकालते हैं और देखने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ और ये जो दहाड़ रहा है ये कौन सा जानवर है। तो उन्होंने पाया कि एक जानवर बड़े ही भयानक तरीके से भागता हुआ जंगल की तरफ से उन्हीं की तरफ आ रहा है। इस चीज को देखकर वो लोग काफी ज्यादा सहम चुके थे, लेकिन जिस स्पीड से वो जानवर आ रहा था उन्हें अंदाजा हो चुका था कि वो लोग भले ही इस गाड़ी से उतरकर भागने लगे लेकिन ये जानवर उन्हें नहीं छोड़ने वाला। और वो लोग यूं ही डरे सहमे उस जानवर की तरफ देखते रहते हैं। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा जानवर जो कि बिल्कुल हूबहू भेड़िए जैसा है वो उनकी तरफ भागा आ रहा है। उसकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी थी, जिसका अंदाजा आप लोग इसी से लगा लीजिए कि उन लोगों ने बताया कि अगर वो चाहता तो उनकी बग्गी को उठाकर दूसरी तरफ फेंक सकता था, लेकिन वो भागता भागता वहां पर आता है और सीधा ही उनके पास से निकल जाता है। वो लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा गए और उस ड्राइवर ने, जो कि उस घोड़ा गाड़ी को वो चला रहा था, उसने सड़कों
सड़कों का मुआयना करना छोड़ दिया और वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने लगता है। वो लोग बस इसी चीज की दुआ कर रहे थे कि वो जानवर उनके पीछे ना आए। वो लोग जब अगली सुबह वहां पर पहुंच जाते हैं, जिस तरह का ड्राइवर ने प्लान बनाया था कि हम लोग जल्दी सुबह यहाँ पर आ जाएंगे, वो लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं और जैसे ही वो लोग उस गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर उन्होंने सारी की सारी बातें गांव वालों को बताई कि रात को उनके साथ क्या घटना घटी। और उन गांव वालों ने कहा कि हमें तो पहले ही पता था कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसके कारण हमें दिन में भी यहाँ पर आने में थोड़ा घबराना चाहिए, और आप लोग तो रात को वहां से आए हैं। दूसरी घटना दो भाइयों की है जो कि वहां पर शिकार करने के लिए गए थे। दरअसल 23 नवंबर 1943 को 37 साल का कार्ल हैरिक अपने भाई के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि वो लोग वहां पर मौजूद जंगलों में शिकार करने के लिए जाने वाले हैं। उसका भाई हेनरी भी इस बात के लिए मान जाता है। उन दोनों ने प्लानिंग बनाई और वो दोनों भाई वहां पर चले जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने वहां पर जाकर अपना कैंप वगैरह अच्छे से सेट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर काफी सारे भालू भी घूमते हैं और हो सकता है कोई भालू अगर उनके ऊपर हमला कर देता है तो उन्हें अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ कर लेना चाहिए। और इस बात की पूरी तैयारी कर लेने के बाद दोनों ही भाई निकल पड़ते हैं हंटिंग के लिए। दोनों ने ये डिसाइड किया कि एक उस तरफ जाएगा, एक उस तरफ जाएगा, और जिसको भी शिकार वगैरह मिल जाता है वो अपना शिकार लेकर वापस इसी कैंप पर आ पहुंचेगा। अगर दोनों साथ जाएंगे तो जरूरी नहीं कि उन्हें शिकार मिले, लेकिन अगर दोनों अलग अलग जाते हैं तो इस बात के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं कि उन दोनों में से किसी एक को तो शिकार मिल ही जाएगा, जिसके चलते वो दोनों ही चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही चले जाते हैं और लगभग अगले 4-5 घंटों तक शिकार कर लेने के बाद हेनरी वापस कैंप में आ पहुंचता है। लेकिन उसने देखा कि अभी तक उसका भाई कार्ल अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, तो वो अगले 4-5 घंटों तक वहीं पर वेट करता है, लेकिन अभी भी कार्ल वापस नहीं आया। हेनरी को अब थोड़ी चिंता होने लगी और अब रात का टाइम होने लगा था, तो उसने रात वहीं कैंप में गुजारने की सोची और उसने सोचा कि हो सकता है उसका भाई शिकार की खोज में थोड़ा आगे ही निकल गया हो। तो वो पूरी रात उसी कैंप में अपनी रात बिताता है और उसके बाद सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी भी जब उसका भाई वापस नहीं आया तो वो वहीं पास में मौजूद पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर जाकर पूरी घटना के बारे में बताता है कि मैं और मेरा भाई यहाँ पर शिकार करने के लिए आए थे और उसके बाद क्या हुआ। तो अथॉरिटी वहां पर काफी सारे लोगों को लेकर जा पहुंचती है कार्ल की खोज में, लेकिन वहां पर अगले 2 दिनों तक खोज कर लेने के बाद भी कार्ल के बारे में उन्हें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जिससे वो लोग अंदाजा लगा पाए कि आखिरकार कार्ल अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। लेकिन इसी तरह जब उनकी रिसर्च चल रही थी तो तीसरे दिन हेनरी को एक बंदा मिलता है जो कि जंगल में उल्टा लेटा हुआ था। हेनरी ने सोचा कि जरूर ये उसका भाई ही होगा और हो सकता है किसी भालू वगैरह ने उसके ऊपर हमला कर दिया होगा। तो वो उसके पास जाता है और जब उसने उसे उल्ट कर देखा तो उसने पाया कि हाँ, ये उसका भाई ही है और इसके शरीर पर थोड़े बहुत खरोचों के निशान भी हैं। लेकिन जब उसने अपने भाई को अपनी गोद में लिया और वो उसे उठा रहा था तो उसे पता चलता है कि इसका शरीर पूरे तरीके से टूट चुका है। इसकी हड्डियों में काफी सारे फ्रैक्चर हो चुके हैं और जब उसने अच्छे तरीके से उसे उठाया और उसका ले जाकर पोस्टमार्टम वगैरह किया गया तो उन्हें पता चलता है कि इस आदमी को इतने बुरे तरीके से मारा गया है कि इसने खुद अंदाजा नहीं लगाया होगा, क्योंकि किसी जानवर वगैरह ने इसे पूरे तरीके से अपने कब्जे में लेकर मानो निचोड़ दिया हो। निचोड़ने के कारण इसके शरीर में जितनी भी हड्डियां वगैरह थी वो बड़े ही बुरे तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन अभी तक उनमें से किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार इतना बड़ा कौन सा जानवर वहां पर आ गया जिसने एक आदमी को इस तरह बड़े ही बुरे तरीके से निचोड़ डाला। तो कार्ल का भाई कार्ल को वापस ले जाने से पहले वहां पर उसकी बंदूक को ढूंढने लगा था और वहां पर उसे एक बंदूक मिल भी गई थी जिसके अंदर एक गोली तो अभी भी मौजूद थी और दूसरी गोली उसने पहले ही शूट कर दी थी। हेनरी ने दिमाग लगाना शुरू किया कि इस बंदूक में सिर्फ एक गोली है, तो हो सकता है उसके भाई ने किसी ब्लैक बियर के ऊपर ये पहली बुलेट शूट की हो। लेकिन उसके भाई को भी अच्छे से पता था कि ब्लैक बियर काफी बड़ा होता है और वो एक गोली से नहीं मरने वाला। अगर वो वहीं पर गिर भी गया था तो उसे उसके ऊपर दूसरी गोली चलानी चाहिए और इस बारे में उसका भाई भी कार्ल अच्छे से जानता है। और वैसे भी इसकी बंदूक इसकी डेड बॉडी से लगभग 70 फीट दूर रखी हुई थी। तो अब उन लोगों के बीच कंफ्यूजन ये भी आने लगा कि अगर कोई भालू किसी व्यक्ति को मारता है तो वो उसे बड़े ही बुरे तरीके से काटता है, पीटता है और उसके बाद फाड़कर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर कार्ल की बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कुछ एक खरोंचे आई हुई थी। तो सच में ही किसी ब्लैक बियर ने उसके ऊपर हमला किया था या फिर किसी ऐसे क्रिएचर ने उसके ऊपर हमला किया था जिसने उसे आराम से निचोड़ भी दिया। और इस बारे में अच्छे से तो वहां पर मौजूद किसी को भी नहीं पता था कि असल में कार्ल के साथ हुआ क्या था।
ये तीसरी घटना भी वहीं की है जब रोन नाम का एक व्यक्ति 1971 में अपने बाकी शिकारी साथियों को इकट्ठा करता है और वो लोग भी वहां पर शिकार करने के लिए जा पहुंचते हैं। उन्हें पता था कि यहाँ पर भालू भी रहते हैं और वो उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने साथ जितनी भी उनकी बंदूकें वगैरह थी वो ले ली और वो लोग शिकार करने के लिए वहीं पर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाते ही उन लोगों को पता था कि दिन में अगर कोई भालू या फिर कोई जंगली जानवर अगर उनके ऊपर अटैक करता है तो वो उसे शूट कर देंगे, लेकिन रात को सोते टाइम उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं कि किस तरफ से कौन सा जानवर आकर उनके ऊपर हमला कर दे। तो वो लोग वहीं पर एक घर बना लेते हैं, बिल्कुल एक इग्लू जैसा, जिसके अंदर वो लोग घुस जाएंगे और उसके बाद उसके अंदर आराम से सो पाएंगे ताकि इस घर के अंदर कोई और जानवर आकर उनके ऊपर अटैक ना कर पाए। और इसी बात को लेकर उन लोगों ने वो इग्लू तैयार किया था। वो लोग पूरा दिन जंगल में घूमते हैं, उन्होंने शिकार वगैरह जो कुछ भी अपना करना था वो लोग कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही रात हुई तो वो लोग अपने उसी इग्लू के बाहर आग जलाकर बैठ जाते हैं। अपना जो कुछ भी उन्हें खाना पीना था वो खाना पीना कर लेने के बाद एक एक करके वो लोग उस इग्लू के अंदर जा घुसते हैं और वहां पर बैठकर थोड़ी देर बातें कर लेने के बाद वो लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उस टाइम जब वो लोग सो ही रहे थे उन्हें बाहर से काफी अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। उनमें मौजूद किसी भी व्यक्ति को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये जो आवाजें बाहर से आ रही हैं असल में ये किस जानवर की हैं, क्योंकि भालू इस तरह नहीं करता है और जिन भी जानवरों के बारे में हम लोग जानते हैं वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कभी तो वो आवाजें इस तरफ से आ रही थी और कभी वो आवाजें इस तरफ से आ रही थी और उनके सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था उन्हें, क्योंकि बाहर पूरे तरीके से अंधेरा था और बाहर से सिर्फ और सिर्फ आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थी। वो लोग चुपचाप वहीं पर बैठ जाते हैं, उन आवाजों को सुनने लगते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि असल में बाहर कौन सा जानवर है, क्योंकि छोटा मोटा जानवर हो तो उनके पास बंदूकें हैं, वो इग्लू से बाहर निकलेंगे और उसे शूट कर देंगे। लेकिन जिस तरह की ये आवाजें उनके पास आ रही थी वो लोग घबरा चुके थे। अगली सुबह का वो लोग वेट करते हैं और उसके बाद वो लोग वापस वहीं पर अपने घर पर आ पहुंचते हैं और वहां पर आने के बाद और अपने साथियों को इस बारे में बताते हैं कि हमें इस तरह की अजीबोगरीब हु की आवाजें आ रही थी। इस तरह की आवाजें आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं सुनी और उन सभी चीजों के बारे में पूरा एक्सपीरियंस अपना वो लोग उन्हें डिटेल से बताते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जरूर तुम्हें रात को बहम हो गया होगा। लेकिन जब उन्होंने पूरी की पूरी डिटेल उनके बारे में बताई तो अब उनके बाकी साथी जिन्हें जाकर उन्होंने ये बातें बताई थी वो अपने साथ रिकॉर्डर वगैरह लेकर उस जंगल में जा पहुंचते हैं। पूरा दिन वो लोग इसी तरह शिकार करते हैं और उसके बाद उसी इग्लू में आ पहुंचते हैं जिन्हें कि लगभग 3-4 दिन पहले उन्होंने बनाया था और पिछली बार वो लोग यहाँ पर आए थे। वो लोग पूरा दिन शिकार कर लेने के बाद उस इग्लू में रात को घुस जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि जो तुम्हारा वो सिंगर है जो रात को अजीब से हु के गाने गाता है, क्या वो आज रात को भी आने वाला है? तो उनके बाकी साथियों ने कहा कि यार हमें क्या पता, हाँ उस रात आया था तो आना उसे आज भी चाहिए। और इसी तरह की वो लोग बातें कर रहे थे कि उसी टाइम वो आवाजें बाहर से आने लगती हैं। जो नए शिकारी यहाँ पर आए थे वो लोग सुनते हैं कि यार ये आवाजें तो हम लोगों ने भी पहली बार सुनी हैं। पहले तो वो लोग इन आवाजों को सुनते हैं और उसके बाद जब उन्हें कंफर्म हो गया कि हाँ ऐसा कुछ यहाँ पर मौजूद है तो उनकी वो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। सबसे पहले आप लोग इस रिकॉर्डिंग को सुनिए और उसके बाद अपने थॉट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वहां पर ये आवाजें किस चीज की आ रही थी। There's two of them across the creek at the big rocks. It's a hard act to follow. He sounds like he talks to us and they talk to each other. Yeah. Right there, I just seen movement right through there.
ये सारी आवाजें रिकॉर्ड कर लेने के बाद वो लोग वहीं पर सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है वो लोग वापस विलेज में आ पहुंचते हैं और वापस गांव में आकर उन्होंने बाकी सारे लोगों को भी ये आवाजें सुनाई कि हमें जंगल में ऐसी कुछ चीजें मिली है। ये टाइम 1971 का था और उस टाइम रिकॉर्डिंग के ऊपर इतने ज्यादा इफेक्ट्स नहीं दिए जा सकते थे, जिसके चलते काफी सारे वीडियो एक्सपर्ट्स ने ये बात मानी कि ये वीडियो रियल है और इसके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की गई। लेकिन समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि ये जो आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं ये किस जानवर की हैं और जानवर की भी हैं या फिर ऐसे क्रिएचर की जो कि आज तक इंसानों से दूर है। और वो बग्गी वाली कहानी जहां पर उन लोगों ने एक काफी बड़े भेड़िए को देखा था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट माइंड को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई ट्विस्टेड स्टोरी के साथ।